नमस्ते, आप सबका स्वागत है हमारे YouTube चैनल एडुएथिक्स में। और आज हम करने जा रहे हैं पर्वत प्रदेश में पावस कविता को। इस कविता के कवि या रचयिता हैं सुमित्रा नंदन पंत और इनका जन्म 20 मई 1900 में उत्तराखंड में हुआ था। अब यहाँ पे मैं आपको कुछ बातें बताना चाहूंगी कि जब हम कविता को पढ़ते हैं, कविता यानी कि कविता किसका अंश है? एक पद का अंश है। तो जैसे इंग्लिश में हम पोएम को जब पढ़ते हैं तो पोएम में हम स्टैंजास कहते हैं, यानी कि जो पोएम की डिफरेंट अंश है, पीसेस है, उसको हम स्टैंजास कहते हैं, राइट। हिंदी में हम उन्हें स्टैंजास नहीं कहेंगे, हम कविता में किसी पर्टिकुलर अंश को पद्यांश कहेंगे। तो हम यहाँ पे हर एक पद्यांश को लेकर के चलेंगे और उसकी व्याख्या करेंगे। पहला पद्यांश, पावस ऋतु थी पर्वत प्रदेश, पल पल परिवर्तित प्रकृति वेश। यहाँ पे पावस ऋतु, पावस यानी वर्षा, ऋतु यानी मौसम, वर्षा ऋतु के आगमन के बारे में बताया है कि पर्वतीय प्रदेशों में, पर्वतीय स्थानों पे, पर्वतीय क्षेत्रों में पावस ऋतु आ चुका है, यानी पावस ऋतु यानी वर्षा ऋतु का आगमन हो गया है। वर्षा ऋतु के आते ही पल पल परिवर्तित, परिवर्तित यानी बदलने लग गया है क्या? प्रकृति का रूप। तो वर्षा ऋतु के आते ही पर्वतीय क्षेत्रों में पल पल परिवर्तन आने लग गया है, किसमें? प्रकृति के रूप में। ठीक है, प्रकृति के रूप में कैसे? देखो, आपको पता होगा, अगर आप किसी हिल स्टेशन पे गए हैं या कभी किसी पर्वतीय स्थान पे, पर्वतीय क्षेत्र में गए हैं, कि वहां पे वर्षा ऋतु के दौरान दिन में बहुत अलग अलग तरीके के उनको प्रकृति के रूप दिखते हैं। जैसे फॉर एग्जाम्पल, कभी मान लो बारिश का सीजन है तो एक दिन में सुबह सुबह खूब बारिश हुई, फिर धूप खिल गई, फिर बारिश हो गई, फिर धूप खिल गई, फिर कुछ अलग सा मौसम बन गया। तो दिन में जो प्रकृति का रूप है वो बहुत बदलता ही जाता है पर्वतीय क्षेत्रों में। कब? वर्षा ऋतु के दौरान। तो यहाँ पे आपको वर्षा ऋतु के आगमन के बारे में बताया है कि पावस ऋतु थी, यानी वर्षा ऋतु आई कहाँ पे? पर्वतीय क्षेत्रों में, और उसके आते ही पल पल, हर पल परिवर्तन देखने को मिला प्रकृति के रूप में। तो इसकी व्याख्या कुछ ऐसे होगी, प्रस्तुत पंक्तियों में कवि ने पर्वतीय क्षेत्रों में वर्षा ऋतु के आगमन के बारे में बताया है। वर्षा ऋतु के आते ही प्रकृति का रूप पल पल में बदलने लग गया है। देखिए, आपको ये जो क्वेश्चंस आते हैं व्याख्या करने के, ये 5 मार्क्स के आते हैं, 5 मार्क्स के। तो 3 मार्क्स तो जाते हैं व्याख्या पर, तो 2 मार्क्स कहाँ जाएंगे? ये 2 मार्क्स जाते हैं इस प्रसंग में। तो प्रसंग क्या है? देखो, प्रसंग क्या होता है कि जिसमें आपको ये बताया जाता है कि प्रस्तुत पद्यांश या प्रस्तुत पंक्तियां ये कहाँ से ली गई है, और डिटेलिंग नहीं करी जाती है, इसे व्याख्या में होती है। बस ये एक लाइन में बता दिया जाता है कि इस पूरे पद्यांश में या इस पूरी पंक्ति में बोला क्या क्या है, कहा क्या गया है। जैसे कि प्रस्तुत पद्यांश कक्षा 10वीं की पाठ्य पुस्तक स्पर्श भाग 2 से में संकलित कविता पर्वत प्रदेश में पावस से लिया गया है। इस कविता के कवि है सुमित्रा नंदन पंत। इसमें वर्षा ऋतु के आगमन का सुंदर वर्णन किया गया है। अब यहाँ पे पहले पद्यांश में वर्षा ऋतु के आगमन का सुंदर वर्णन यानी कि सुंदर रूप से बतलाया गया है क्या? कि वर्षा ऋतु आ गई है। अब मैं यहाँ पे बोर्ड पर दूसरा स्टैंजा लिखूंगी, यानी दूसरा पद्यांश लिखूंगी, उसका प्रसंग और उसकी व्याख्या भी करूंगी। यहाँ पे हमारे पास दूसरा जो पद्यांश है, इसमें हमें कहा गया है कि मेखलाकार पर्वत अपार, अपने सहस्र दीर्घ सुमन फाड़, अवलोक रहा है बार बार, नीचे जल में निज महाकार, जिसके चरणों में पलाताल दर्पण सा फैला है विशाल। देखो,
मेखलाकर क्या है? करघनी के आकार का। देखो मेखलाकर क्या होता है पहले तो ये जानो। आपने देखा है कमरबंद जो स्त्री अपने कमरों पे पहनती है, एक आभूषण है ना? तो कमरबंद एक आभूषण होता है जो स्त्रियां अपनी कमर पे बांधती हैं। ये आभूषण बहुत सुंदर होता है और इसमें क्या होता है कि ये ऐसा सीधा गोल नहीं होता है। सीधा गोल मतलब कि एक सिंपल आभूषण होगा जिसका ये गोल बना दिया, नहीं। ये बहुत सुंदर सुंदर इसमें आपको दिखेंगे, शेप्स दिखते हैं, बहुत सुंदर ये होता है, करघनी के आकार का। यानी कि कहते हैं हम कि जो कि इरेगुलर ना हो, इरेगुलर सा, ठीक है, इरेगुलर सा, कभी ऊंचा कभी नीचा। तो हमारे जो करघनी होता है यानी कि जो कमर पे कमरबंद होता है, कमर पे पहनने वाला आभूषण, वो ऐसा ही होता है, कहीं से अलग शेप का है, फिर कहीं से अलग शेप का है, तो वो थोड़ा अलग अलग शेप का अपने पास रहता है। तो ये जो करघनी के आकार के पहाड़ है, करघनी के आकार के पहाड़ कुछ ऊंचे कुछ नीचे, है ना? तो एकदम ये इरेगुलर होते हैं हमारे माउंटेन्स, हमारे पर्वत, है ना? तो करघनी के आकार के यह असीम, यानी कि जिनकी कोई सीमा ही ना हो। आप अगर पहाड़ों को देखोगे तो आपको पता नहीं चलेगा कि ये कहाँ शुरू हो रहे हैं कहाँ खत्म हो रहे हैं। असीम, बहुत दूर तक फैले रहते हैं, असीम होते हैं, अपार, यानी कि ये नहीं कि यहाँ से शुरू हो रहे हैं यहाँ खत्म हो जाएंगे। ये हमें बहुत कई दूर तक जाते हुए दिखते हैं, असीम दिखते हैं, अपार दिखते हैं, यानी कि सीमा नहीं होती इनकी, ऐसा लगता है। तो यह करघनी के आकार के हमारे पर्वत होते हैं। अपार, अपार यानी दूर तक फैले हुए, दूर तक फैले हुए, दूर तक, अपार यानी दूर तक फैले हुए। देखो वैसे तो पर्वतों का एक एंड होता है, हमारे इंडियन माउंटेन्स है तो यहाँ से यहाँ तक के किलोमीटर्स के होंगे, इनकी लेंथ भी इनकी विड्थ भी कहाँ तक फैले हैं, ये सब कुछ डिफाइंड होता है ना? लेकिन देखने पर जब आप देखोगे तो आपको लगेगा कि कहाँ शुरू हो रहा है कहाँ खत्म हो रहा है, पता ही नहीं चलता। तो देखने पर ऐसा लगता है कि ये असीम है, इनका कभी कोई अंत ही नहीं है। तो ये बहुत दूर तक फैले होते हैं ना? तो मेखलाकर आपको समझ में आ गया। पर्वत पहाड़ अपार यानी कि जिसका कोई अंत ही ना हो, सीमा रहित, सीमा रहित। अपने सहस्र, सहस्त्र यानी कि हजार, हजार, सहस्त्र यानी हजार। द्विग सुमन फार। देखो द्विग क्या होता है? द्विग होता है आंखें, सुमन होता है फूल। तो पहाड़ों पर आपको फूल दिखेंगे, बहुत सारे फूल होते हैं, उग रहे होते हैं जो पहाड़ों पर। तो वो जो फूल है वो कुछ ऐसा लगता है कि मानो जैसे कि वो जो पहाड़ है उनकी आंखें हो। तो द्विग सुमन, द्विग सुमन का क्या मतलब है? पुष्प रूपी आंखें, पुष्प रूपी आंखें, ठीक है? तो पुष्प के समान लगती है, जब जो पुष्प है वो आंखों के समान लगते हैं, तो पुष्प रूपी आंखें। पुष्प कैसे लगते हैं? आंखों के जैसे लगते हैं, तो पुष्प रूपी आंखें। या फिर आप कह सकते हो आंख, आंख के समान, समान पुष्प। आंख के समान पुष्प। तो जो पहाड़ों पे फूल खिले हुए हैं वो कुछ आंखों के जैसे लगते हैं, जैसे कि वो पहाड़ की आंखें हैं, ठीक है? तो अपने सहस्र दृग सुमन फाड़, अपने सहस्र दृग सुमन फाड़ यानी कि अपनी हजारों पुष्प रूपी आंखों को फाड़ करके, फाड़ना यानी खोलना, अवलोक रहा है बार बार, अवलोक यानी देखना, देखना रहा है बार बार, नीचे जल में निज महाकाल, निज यानी अपना, अपना। तो पहाड़ क्या कर रहे हैं? अपने महाआकार को, महाआकार यानी कि विशाल रूप,
रूप को देख रही हैं। कहाँ देख रही हैं? जल में देख रहे हैं। और ये जल नीचे है, नीचे है यानी कि चरणों में है। किसके चरणों में है? पर्वत के चरणों में है। तो यह जल जो कि ताल ताल यानी तालाब में है, और ये तालाब कहाँ पे स्थित है? पर्वत के चरणों में स्थित है। दर्पण सा फैला है विशाल। दर्पण यानी कि आईना, शीशा। ठीक है। देखो, मेखलाकर पर्वत अपार, अपने सहस्र सुमन फाड़, अवलोक रहा है बार बार, नीचे निज में महा आकार, जिसके चरणों में पला ताल, दर्पण सा फैला है विशाल। इसमें क्या कहते हैं? करघनी के आकार के यह असीम पर्वत अपने हजारों पुष्प रूपी आंखें खोलकर अपने चरणों में स्थित तालाब के जल में अपने विशाल शरीर को निहार रहा है। यहाँ पे ये जो तालाब है, ये उसका दर्पण सा काम आ रहा है, यानी कि जो तालाब है वो पर्वत के लिए उसका आईना है। दर्पण होता है आईना। तो मैं एक बार यहाँ पे तो जो वाक्य लिखी है, वाक्य लिखी ही है, यहाँ पे सुन लो एक बार मैं जो बता रही हूँ। आप इसको ऐसे लिख सकते हैं कि करघनी के आकार के यह असीम दिखने वाले पर्वत अपने हजार पुष्प रूपी आंखें खोल करके अपने महा आकार को निहार रही है। किस कहाँ निहार है? अपने महा आकार को निहार रही है। किसमें निहार रही है? वह अपने नीचे स्थित जल में अपने महा आकार को निहार रही है। और ये जल कहाँ स्थित है? यह जल तालाब में स्थित है। यह तालाब पर्वत के चरणों में पला है यानी स्थित है, विद्यमान है। और यही तालाब विशाल रूप से फैला हुआ है, दर्पण सा फैला है विशाल। यह जो शीशा है, यह जो तालाब है, ये फैला हुआ है। फैला हुआ है यानी ये पहाड़ है और पहाड़ों के नीचे ये फैला हुआ है, विशाल रूप से फैला हुआ है। क्या फैला हुआ है? तालाब। तो तालाब में किसकी पिक्चर आ रही है? किसकी रिफ्लेक्शन आ रही है? पर्वत की रिफ्लेक्शन आ रही है। ठीक है। तो करघनी के आकार के यह असीम पर्वत अपने हजारों पुष्प रूपी आंखें खोलकर अपने चरणों में स्थित तालाब के जल में अपने विशाल शरीर को देख रहा है। कवि के अनुसार, यहाँ पे एक चीज और लिखो, कवि के अनुसार यह तालाब पर्वतों के लिए उनका शीशा है जिसमें वह अपने रूप को निहार पा रही है। ठीक है। तो अब ये जो एक्सप्लेनेशन बनी है कुछ ऐसे बनी है। करघनी के आकार के यह असीम पर्वत अपनी हजारों पुष्प रूपी आंखें खोल करके अपने चरणों में स्थित तालाब के जल में अपने विशाल शरीर को निहार रहा है। कवि के अनुसार यह तालाब पर्वतों के लिए उनका शीशा है, जिसमें वह अपने रूप को निहार सकता है या देख सकता है। हाँ, एक चीज और, प्रसंग। अब देखो प्रसंग क्या है कि पूरा सेम रहता है, केवल एक लाइन बदलती है जो कि अकॉर्डिंग टू स्टैंजा होती है। तो उस लाइन में आप क्या ऐड कर दोगे इस स्टैंजा के लिए? तो प्रसंग एज इट इज रहेगा। मैं जो प्रसंग है उसका जो जनरल स्ट्रक्चर है उसको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगी। जो एक लाइन बदलती है वो मैं आपको अभी बता दे रही हूँ। तो इस पद्यांश के लिए वो जो लाइन होगी वो ये होगी कि यहाँ कवि ने पहाड़ों का सुंदर वर्णन किया है।
यहाँ कवि ने पहाड़ों का या पर्वतों का सुंदर वर्णन किया है, या पहाड़ों के रूप का सुंदर वर्णन किया है। ठीक है, तो ये हो गया आपका स्टैंजा नंबर 2, पद्यांश नंबर 2। तीसरा पद्यांश देखते हैं। तो अब यहाँ पे हम आ गए हैं तीसरे पद्यांश की ओर। ये तीसरा पद्यांश है आपका। ठीक है, यहाँ पे ये व्याख्या है। तो चलिए देखते हैं इसे। गिरि का गौरव गाकर झरझर, मद में नस नस उत्तेजित कर, मोती की लड़ियों से सुंदर, झरते हैं झाग भरे निर्झर। बहुत सारे वर्ड्स आए हैं जो कि हमें कठिन शब्द लगते हैं, उनको देखते हैं। गिरि, गिरि यानी पहाड़, पहाड़ का गौरव गाकर झरझर। देखो यह एक स्वर है, एक आवाज है। किसकी आवाज है ये? झरने की, बहने की आवाज है। ठीक है, मद में नस नस उत्तेजित कर। देखो मद, मद का अर्थ होता है मस्ती। उत्तेजित का वास्तविक अर्थ तो होता है एक्साइटमेंट, है ना, जोश। लेकिन यहाँ पे आप इसे एक दूसरे अर्थ में भी ले सकते हो, बहना। बहना क्या कह सकते हो? बहना, बहना, बहना यानी कि फ्लो करना, फ्लो करना। इसका दूसरा अर्थ जोशीला भी है, वो भी लिख देते हैं, जोश भरना। दोनों अर्थ लिख दो, है ना। मोती की लड़ियों से सुंदर है झाग भरे निर्झर। निर्झर होता है झरने। अब ये झरने किससे भरे हुए हैं? झाग से भरे हुए हैं। और ये झाग कवि को कैसे लगते हैं? मोती की लड़ियों के जैसे लगते हैं। तो यह झरने जब बहते हैं, झरते हैं यानी बहते हैं, झरते हैं यानी बहते हैं, बहते हैं, बहते हैं, तब ये क्या उत्पन्न क्या प्रोड्यूस करते हैं, क्या बनाते हैं? ये बनाते हैं झाग। और यह झाग जो है, यह कवि को मोती की लड़ियों के जैसे लगते हैं। मोती की लड़ियां, मोतियां जो होती हैं, जब आपने देखा होगा कि मोतियां बहुत ब्राइट होती है, तो वैसे ही जब झरने बहते हैं तो वो जो वाटर के कुछ वेपर, वाटर के वेपर्स नहीं कहेंगे, हम कहेंगे कि कुछ जो पानी होता है, जब वो ऐसे टपकता है तो वो एक बार बाउंस बैक करता है। तो वो पानी की कुछ बूंदे हैं जो कि मतलब उस एरिया में, उस जगह पर, पर्वतों के आसपास इकट्ठी हो गई हैं, और वो बहुत ही ज्यादा सुंदर लगती है, कवि को मोती की लड़ियों जैसी लगती है। जब झरना बहता है तो यहाँ पे वो पानी देखो ना आपने, छपाक छपाक सा पानी आता जाता है। वो जो है वो पानी कवि को मोती की लड़ियों के जैसा लगता है। तो देखो कवि कहते हैं कि पहाड़ों से दिख तो रहा है ना नीचे तक का। एक सेकेंड, यस। तो मैं देखा कि हल्का सा दिख नहीं रहा था इस साइड का, तो मैंने इसको थोड़ा सा सही किया है, एडजस्ट किया है। तो कवि कहते हैं कि पहाड़ों से जो झरने बहते हैं, लगता है कि मानो वह झर झर गाते हुए पहाड़ों का गुणगान कर रहे हैं। झरनों का यह गीत इतना जोशीला है कि झरनों के साथ साथ दर्शकों की नसों में, देखो इतना मद में नस नस उत्तेजित कर, तो यह जो गीत है झरनों के बहने का, ये इतना जोशीला है कि दर्शकों, झरनों के साथ साथ दर्शकों की नसों में भी मस्ती उत्तेजित हो चुकी है। उत्तेजित यानी बह चुकी है, मस्ती बह चुकी है। ठीक है, झरने जब बहते हैं तब मोतियों की लड़ियों के समान झाग बनाते हैं, जो कवि को बहुत सुंदर लगता है। बिल्कुल अच्छे से क्लियर हुआ। देखो, गिरि का गौरव गाकर झरझर। अब ये जो झरने बह रही हैं, ये ऐसा लगता है,
इनका जो गीत है, झरझर वाला जो गीत है, वो ऐसा लगता है कि मानो ये पहाड़ों के गौरव का गुणगान कर रहे हो, ये पहाड़ों का गुणगान कर रहे हो। तो क्या कह सकते हो आप कि जब ये झरने बहते हैं तो इनमें इनकी जो आवाज है, झरझर का जो गीत है, वह ऐसा लगता है कि पहाड़ों का गुणगान कर रहे हैं। ठीक है, तो कवि कहते हैं कि पहाड़ों से जो झरने बहते हैं, लगता है मानो वह झरझर गाते हुए पहाड़ों का गुणगान करते हो। ठीक है, मद में नस नस उत्तेजित कर, उत्तेजित यानी देखो, उत्तेजित की एक्चुअली इस पूरी लाइन में दो मतलब आ रहे हैं, एक तो बहना, एक जोश भरना। तो पहाड़ों, तो ये झरनों का ये जो गीत है ना जोशीला है, तो यहाँ पे उत्तेजित का एक मतलब आ रहा है जोशीला है, कि झरनों के साथ साथ दर्शकों की नसों में, नस नस यानी नसों में मस्ती, मद का अर्थ होता है मस्ती, तो मस्ती उत्तेजित हो गई। यहाँ पे उत्तेजित का दूसरा अर्थ आ जा रहा है बहती है, तो मस्ती उत्तेजित हो रही है यानी बह रही है। ठीक है, झरते झरने जब बहते हैं, देखो झरते हैं झाग भरे निर्झर, झरते हैं यानी बहते हैं, झाग भरे निर्झर। जब झरने ये झागों के साथ बहते हैं तो जो झाग है ये कवि को मोतियों की लड़ियों के जैसे सुंदर लगते हैं। तो झरने जब बहते हैं तब मोतियों की लड़ियों के समान झाग बनाते हैं, मोतियों की लड़ियों के समान झाग बनाते हैं, जो कवि को बहुत सुंदर लगते हैं। तो देख लो, कवि कहते हैं कि पहाड़ों से जो झरने बहते हैं वह ऐसा लगता है कि मानो वह झरझर गाते हुए पहाड़ों का गुणगान कर रहे हो। झरनों का यह गीत इतना जोशीला है कि झरनों के साथ साथ दर्शकों की नसों में भी मस्ती उत्तेजित हो चुकी है, ब्रैकेट में लिखा है बह चुकी है, बहती है, बहने लग जाती है। झरने जब बहते हैं तब मोतियों की लड़ियों के समान झाग बनाते हैं, जो कवि को बहुत सुंदर लगते हैं। तो ये हो गया अपना तीसरा पद्यांश। चौथा पद्यांश देखते हैं। अच्छा हाँ, एक चीज और, मैंने इसका वो नहीं बताया आपको, प्रसंग, प्रसंग एज इट इज रहेगा, जनरल स्ट्रक्चर मैं आपको दे दूंगी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। जो एक स्टेटमेंट बदलता है, जो पद्यांश के अकॉर्डिंगली बदलता है, तो वो यहाँ पे क्या होगा कि यहाँ पे कवि ने झरनों के बहने का एक सुंदर चित्रण किया है। कवि ने यहाँ पे झरनों के बहने का एक सुंदर चित्रण किया है। ठीक है, ये हो गया। एक सेकेंड, अब यहाँ पे ये हमारा फोर्थ स्टैंजा है, यानी कि चौथा पद्यांश है। गिरवर के उर से उठ उठ कर उच्च आकांक्षाओं से तरोवर है, झांक रहे नीरव नभ पर अनिमेष अटल कुछ चिंता कर। देखिए यहाँ पे गिरवर, गिरवर यानी पेड़, गिरवर यानी पेड़, पेड़ नहीं सॉरी पहाड़, में क्या पहाड़, पहाड़, गिरिवर किसे कहते हैं? पहाड़ को, गिरी को भी हम पहाड़ कहते हैं, गिरिवर को भी हम पहाड़ कहते हैं। कि उर, उर यानी हृदय, से उठ उठ कर, हृदय कह सकते हो, छाती कह सकते हो, मन कह सकते हो, है ना, मन कह सकते हो, हृदय कह सकते हो, से उठ उठ कर उच्च आकांक्षाओं से तरुवर, तरुवर यानी पेड़, उच्च आकांक्षाएं ऊंची आकांक्षाओं को लिए है, झांक रहे नीरव नभ पर, नीरव होता है शांत, नभ होता है आकाश, शांत आकाश की ओर देख रही है। अनिमेष, अनिमेष यानी बिना पलक झपकाए, यानी एक टक। अटल यानी स्थिर, कुछ चिंता पर, कुछ चिंतन करते हुए, कुछ सोचते हुए। ठीक है, तो अब इसकी व्याख्या देखते हैं। एक सेकेंड, मैंने यहाँ पे
ये स्टैंजा हो गया था हमारे, अब इसमें 2 स्टैंजास बचे, राइट? ठीक है, सही है। देखो, गिरिवर के उर से उठ उठ कर, यानी कि ऐसा लगता है मानो जो पेड़ है वो पहाड़ के हृदय से उठ करके उच्च आकांक्षाओं से तरवर, कुछ ऊंची आकांक्षाओं को लिए हुए जो पेड़ है वो कहाँ झांक रहे हैं? नीरव नभ पर, उस शांत आकाश पर। वो कौन सी उच्च आकांक्षाएं हो सकती हैं? पहाड़ को छूने की वो पेड़ आकाश को छूने की आशा हो सकती है। तो जो आकाश है वो बहुत दूर है पेड़ों से। पेड़ का क्या लक्ष्य है? पेड़ों का क्या लक्ष्य है? तरुवर का क्या लक्ष्य है? पेड़ों का लक्ष्य है कि उन्हें उस आकाश को छूना है। तो उस आकाश को छूने की यह बड़ी आशा लिए, यह आकांक्षा के साथ वह अनिमेष यानी एकटक होकर के, स्थिर होकर के अपने लक्ष्य को पाने की चिंता में उस नीरव आकाश, नीरव नभ यानी शांत आकाश की ओर देख रहे हैं। ठीक है, तो इसके देखो, इसके अब अपन वर्ड मीनिंग्स देखते हैं। पहाड़ों पर स्थित पेड़, वर्ड मीनिंग्स हो गए, सॉरी व्याख्या। पहाड़ों पर स्थित पेड़ मानो ऐसा, पेड़ बोल दो, वृक्ष बोल दो, है ना, वृक्ष बोल दो, कुछ भी चाहो वो बोल दो। मानो ऐसा लगता है कि पहाड़ों के हृदय से ऊपर उठ उठकर उस शांत आकाश, देखो अनिमेष, नीरव नभ यानी कि शांत आकाश, नीरव यानी कि शांत, नभ यानी आकाश, उस शांत आकाश को छूने की एक बड़ी इच्छा रखते हैं। इस कारण वह एकटक, अनिमेष, अटल यानी स्थिर, एकटक स्थिर और अपने लक्ष्य को पाने की चिंता में ऊपर की ओर देख रहे हैं। तो देखो मैं फिर से बता रही हूँ, गिरिवर यानी पहाड़। तो ऐसा लगता है कि ये जो पेड़ है, जो तरुवर है, पेड़ है, ये पहाड़ों के हृदय से उठ रहे हैं। पुर यानी मन, हृदय से उठ उठ कर कुछ ऊंची आकांक्षाओं को लिए हुए हैं। वो आकांक्षाएं कौन सी हैं? वो आकांक्षाएं हैं, वो इच्छाएं हैं, उस नीरव नभ यानी शांत आकाश को छूने की आशा है। और उस शांत आकाश को छूने की, शांत आकाश को छूने की इच्छा को लिए वह उसकी ओर देख रहे हैं। कैसे देख रहे हैं? एकटक होकर के, यानी कि बिना पलक झपकाए, अटल स्थिर होकर के चिंता कर रही है कि कैसे अपने लक्ष्य को हासिल करना है। तो पहाड़ों पर स्थित वृक्ष मानो ऐसा लगता है कि पहाड़ों के हृदय से उठ उठकर उस शांत आकाश को छूने की एक बड़ी इच्छा रखते हैं। इस कारण वह एकटक, स्थिर और अपने लक्ष्य को पाने की चिंता में ऊपर की ओर देख रहे हैं। तो ये था हमारा चौथा पद्यांश। हाँ, इसका प्रसंग प्रसंग सेम रहता है, लेकिन एक पंक्ति है जो बदलती है। तो वो एक पंक्ति क्या बदलेगी, एक लाइन, एक स्टेटमेंट आपका क्या बदलेगा? तो वो होगा कि यहाँ पे पहाड़ों का एक सुंदर चित्रण किया गया है। पहाड़ों का, वृक्षों का, पेड़ों का, पहाड़ों का नहीं, पेड़ों का सुंदर चित्रण किया गया है। किसका सुंदर सुंदर चित्रण किया है? पेड़ों का। देखो पहले स्टैंजा में था कि वर्षा ऋतु के आगमन का संदेश दिया है। दूसरे में था कि पहाड़ों के बारे में बताया है, पहाड़ों का सुंदर चित्रण किया है। तीसरे में झरने का सुंदर चित्रण किया है। चौथे में उन्होंने पेड़ों का सुंदर चित्रण किया। तो ये वाला पद अब हमारा ढंग से हो चुका, पद्यांश ढंग से हो चुका है। इसको फिर से एक बार रीड कर लो। गिरिवर की ओर से उठ उठकर, गिरिवर यानी पहाड़, पहाड़ के हृदय से क्या चीज उठ रही है? तरोवर, पेड़ उठ रहे हैं। क्यों उठ रहे हैं? उच्च आकांक्षाओं को लेकर के उठ रहे हैं। कहाँ झांक रहे हैं? नीरव नभ पर झांक रहे हैं, यानी शांत आकाश की ओर झांक रहे हैं। कैसे? अनिमेष, एकटक होकर के, अटल, स्थिर होकर के, कुछ चिंता पर।
यानी कि उसे देखते हुए आकाश को कुछ चिंतित है, वह सोच रहे हैं कि कैसे हम अपने लक्ष्य को प्राप्त करें। ठीक है, अब अगले पद की ओर, पद्यांश की ओर बढ़ते हैं। देखिए, उड़ गया अचानक लो भूधर। भूधर होता है पहाड़। फड़का अपार पारद के पर फड़का यानी कि टू फ्लैप द विंग्स। अच्छा, ये विंग्स है किसके? अपार पारद के पर। देखो, ये इंपॉर्टेंट है, अपार पारद के पर। इसको मैं समझाती हूँ अभी। देखो, यहाँ पे इस पूरे स्टैंजा में, पद्यांश नंबर 5 में कवि बात कर रहे हैं अचानक से वर्षा ऋतु में बदलाव आने की, वर्षा ऋतु के दौरान मौसम में बदलाव आने की, या प्रकृति के रूप में बदलाव आने की। पहले पंक्ति में जो पहला पद्यांश था उसमें कवि ने कहा था कि वर्षा ऋतु आ गई है और अब पल पल में परिवर्तन देखने को मिलेंगे प्रकृति के रूप में। इसका उदाहरण, इसका एग्जाम्पल अब इस वाले स्टैंजा में आ गया है कि इतनी अब अचानक से बारिश शुरू हो गई है। पहले क्या था? पहले आपने देखा था कि केवल जो कवि हैं वो पहाड़ों को बता रहे थे, कहीं वो झरने को बता रहे थे, अभी तक सब शांत था। अचानक से बादल छा गए चारों तरफ। बादल के छा जाने से जो विजन है, दृश्यता है, वो शून्य हो गई है, विजन जीरो हो गया है, जीरो विजन हो गया है। और जीरो विजन हो जाने के कारण कुछ अब दिखाई तो दे नहीं रहा है। तो कवि की इमेजिनेशन अब कहती है कि ऐसा लग रहा है मानो जो बादल हैं, बादलों के पर लगाकर के पहाड़ उड़ गए हैं, क्योंकि बादल, पहाड़ों के आगे बादल छा गए हैं। तो ऐसा लग रहा है कवि को कि बादलों के पर लगा करके, बादलों के पर लगा करके ये पहाड़ उड़ गए हैं और कुछ दिखाई नहीं दे रहा है। इस दृश्यता का, जो दृश्यता है बिल्कुल शून्य हो चुकी है और ऐसे माहौल में केवल झरनों की आवाज सुनाई दे रही है, झरने दिखाई नहीं दे रही हैं। और अचानक से बारिश भी शुरू हो जाती है। बादल आए, फिर बारिश शुरू हो गई। जैसे ही बारिश शुरू हुई तो लग रहा है कि धरती और आकाश के बीच में युद्ध छिड़ गया है और इस युद्ध में आकाश ने धरती पर वर्षा के बाण चला दिए, इसलिए इतनी मूसलाधार, इतनी भारी बारिश हो रही है। अब इसको समझो। उड़ गया अचानक लो भूधर, भूधर यानी पहाड़, फड़का टू फ्लैप। अच्छा, क्या फड़का रहा है, क्या फ्लैप कर रहा है? पारद के पर यानी पंख। किसके पर है ये है अपार पारद के पर। अपार यानी असीम, बहुत बड़े। पारद के पर, पारद क्या होता है? पारद यानी मरकरी, पारा। पारा आपको पता होगा, पारा मरकरी होता है, कैसे चमकीला होता है ना। देखो, जहां हम रहते हैं सिटीज में, यहाँ पोल्यूशन की वजह से जो बादल हैं वो साफ नहीं दिखते हैं, हमें काले दिखते हैं। लेकिन पर्वतीय क्षेत्रों में एकदम स्वच्छ माहौल होता है, स्वच्छ वातावरण होता है, इस कारण आकाश, बादल सब एकदम चमकते हुए दिखते हैं। तो ये बादल कवि को पारे के समान लग रहे हैं। पारा यानी चमकीला पदार्थ होता है, ये पारा एक एलिमेंट है, मरकरी बहुत चमकीला होता है। तो कवि को जो बादल है वो चमकीले नजर आ रहे हैं, पारद के जैसे। तो उनको वो जो बादल है वो पारद के पर जैसे लग रहे हैं, यानी कि मान लो जो पारद है, मरकरी है, उसके जैसे चमकीले पंख हों। तो बादल उनको पंखों के समान लग रहे हैं, ये बादल हैं उनको पंखों के समान लग रहे हैं। और ये पंख कैसे हैं? बिल्कुल पारद के जैसे चमकीले हैं। तो और अपार, अपार बहुत बड़े हैं। देखो, एक तो बहुत बड़े हैं और चमकीले हैं। बादल कैसे हैं ये बात देखो, बादल कैसे हैं? एक तो अपार है यानी बहुत बड़े हैं और पारद के जैसे हैं, पारद यानी कि चमकीले हैं। तो ऐसा लग रहा है कि पहाड़ों ने क्या करा है, ये बड़े बड़े चमकीले
बादल के पर लगा लिए, बड़े बड़े चमकीले बादल के पर लगा लिए है और कुछ दिखाई नहीं दे रहा है। ऐसे में केवल झरनों, निर्झर यानी झरनों की आवाज सुनाई दे रही है, वह दिखाई नहीं दे रहे हैं। अचानक से बारिश शुरू हो जाती है और इस बारिश में क्या लगता है, जैसे कि भू यानी धरती, भू यानी धरती और अंबर यानी आकाश के बीच में घोर युद्ध छिड़ गया है। तो अब अचानक से चारों ओर बादल छा गए हैं, दृश्यता शून्य हो गई है और ऐसा लग रहा है कि पहाड़ चमकीले बादलों के पर लगा करके, पहाड़ क्या कर रहे हैं, चमकीले बादलों के पर लगा लिए हैं, चमकते हुए बादल हैं बिल्कुल पारद के जैसे और उनके पर लगा लिए हैं, है ना। तो पहाड़ों ने चमकीले बादलों के पर लगाकर कहीं उड़ गए हैं बादल। ऐसा लग रहा है कि चमकीले बादल के पर लगा करके पहाड़ उड़ गए हैं। बादलों के छा जाने से अब केवल झरने की आवाज सुनाई दे रही है, वह दिखाई नहीं दे रहे हैं। साथ ही अब भारी वर्षा भी शुरू हो गई है। ऐसा लग रहा है कि धरती और आकाश के बीच में युद्ध हो गया है और आकाश ने धरती पर वर्षा के बाण चला दिए हैं। कितना सुंदर हमने यहाँ पे लिखा है और कवि ने दरअसल कितना सुंदर इमेजिन किया है, इमेजिनेशन देखिए। ठीक है, मैं आपको अभी वो भी करवाऊंगी, क्या कहते हैं हम, अलंकार। तो उसमें मैं आपको इमेजरी और पर्सोनिफिकेशन ये सब चीजें बताऊंगी जो कि इस कविता में भी है। बहुत सारे क्वेश्चंस आएंगे इस कविता में आपके अलंकार के। तो देखो क्या हुआ है, उड़ गए अचानक लोग उधर। तो ऐसा लग रहा है कि देखो अब चारों तरफ बादल छा गए, तो ऐसा लग रहा है दृश्यता शून्य हो गई है और ऐसा लग रहा है कि पहाड़ों ने चमकीले बादलों के पर लगाकर कहीं उड़ गए हैं। जो पहाड़ है वो चमकीले बादलों के पर लगाकर उड़ गए हैं। फड़का अपार पारद के पर, अपार यानी बड़े बड़े, पारद के पर चमकीले बादलों के पर लगाकर। पारद एक चमकीला पदार्थ है, तो बादलों को यहाँ पे एकदम पारद के जैसा कहा गया है, चमकीला। तो बड़े बड़े बादलों के पर लगाकर के ये पहाड़ उड़ गए हैं और केवल क्या सुनाई दे रहा है, क्योंकि कुछ दिखाई नहीं दे रहा है बादल छा जाने के कारण, तो झरनों की आवाज सुनाई दे रही है। यहाँ पे लिखा है कि बादलों के छा जाने से केवल झरने की आवाज सुनाई दे रही है। अब है टूट पड़ा भूपरंबर और अब अचानक से बारिश हो गई है। अब क्या हो गया है, अचानक से बारिश भी हो गई है। तो अब क्या हो गया है यहाँ पे, साथ ही में भारी वर्षा भी शुरू हो गई है। ऐसा लग रहा है कि धरती और आकाश के बीच में घोर युद्ध छिड़ गया है और आकाश ने धरती पर वर्षा के बाण चला दिए, तीर चला दिए वर्षा के, ऐसा लग रहा है। ठीक है, अच्छा इसका प्रसंग क्या होगा, जनरल स्ट्रक्चर रहेगा वही। उसके बाद एक स्टेटमेंट आप डाल देंगे, वो स्टेटमेंट क्या डालेंगे आप, अकॉर्डिंग टू द पद्यांश, अकॉर्डिंग टू द स्टैंजा, वो चेंज होता है स्टेटमेंट। तो यहाँ पे वो होगा कि इस पद्यांश में कवि ने वर्षा ऋतु के दौरान प्रकृति के रूप में बदलाव का एक सुंदर चित्रण या वर्णन किया है। कि तो कवि ने क्या किया है, वर्षा ऋतु के दौरान प्रकृति के रूप में जो बदलाव आए हैं उनका एक सुंदर चित्रण या वर्णन किया है। ये हो जाएगा आपसे। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। तो अब यहाँ पे हम पहुंच गए हैं पर्वत प्रदेश में पावस, इस कविता के आखिरी स्टैंजा पर। तो यहाँ पे टोटल हमने आई थिंक 5 स्टैंजास कर लिए ना, 1 2 3 4, 1 2 3 4 5 6 स्टैंजा पे है। देखो अभी हमने क्या देखा कि बादल छा गए थे अचानक से और बारिश भी शुरू हो गई थी। शून्यता बिल्कुल दृश्यता बिल्कुल शून्य हो गई थी, कुछ दिखाई नहीं दे रहा था। अब यहाँ पे आगे क्या होता है, धस गए धरा में सभय शाल, उठ रहा धुआं जल गया तार, यो जलद यान में विचर विचर था, इंद्र खेलता इंद्रजाल।
यहाँ पे धस गए धरा में सभय शाल। शाल एक प्रकार का वृक्ष है जो स्पेसिफिकली यहीं पे मिलता है। कहाँ पे? आपके पर्वतीय क्षेत्रों में। तो पर्वतीय क्षेत्रों में मिलने वाला या पाया जाने वाला वृक्ष है शाल। तो लिख दो पर्वतीय क्षेत्रों में पाया जाने वाला वृक्ष। धसना, धसना यानी दब जाना या छुप जाना। धरा में, धरा यानी धरती। धसना यानी छिपना। सभय, सभय भय के साथ, है ना, भय के साथ, ठीक है, भय के साथ या भय के कारण, भय के डर के कारण। उठ रहा धुआं जल गया ताल। ताल मैंने बता ही दिया था, तालाब होता है। उठ रहा धुआं जल गया ताल यो जलद यान। देखो आपको मैंने पर्यायवाची, ऑल्दो अभी तक कोई वीडियो नहीं बनाया है, बट एक मैं आपको बताती हूँ बात कि जो पानी है ना, पानी, पानी के पर्यायवाची जैसे नीर, नीर, जल, ये बहुत सारे आपको मिल जाएंगे। इसके आगे आप द लगा दोगे तो वो बादल के पर्यायवाची होते हैं। जैसे जल में द लग गया तो जलद, नीर में द लग गया तो नीरद। तो ये सब किसके पर्यायवाची बनते हैं? बादल के। तो जलद यान, देखो जलद, जल में द लग रहा है यानी ये क्या है? जलद, यानी कि बादल की बात हो रही है। ये है बादल। यान, यान मानी विमान। तो बादल, बादल का यान, बादल का विमान, बादल का विमान। ठीक है, यहाँ पे मैंने लिख दिया था ना। बादल का विमान या बादल के विमान में विचर, 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 विचर यानी घूम घूम कर, घूम घूम कर, घूम घूम कर। था इंद्र खेलता इंद्रजाल। इंद्रजाल, इंद्र कौन है? इंद्र को हम वर्षा के देवता कहते हैं। वर्षा के देवता यानी जिनके कंट्रोल में होता है कि कितनी रेन होगी, कितनी कब नहीं होगी, कहाँ अकाल पड़ेगा, कहाँ मूसलाधार बारिश होगी। तो ये इंद्र देव होते हैं जो वाटर, जो रेन होती है उसको कंट्रोल करते हैं। इंद्रजाल यानी इंद्र का जादू या चमत्कार, इंद्र का जादू या चमत्कार। ठीक है, हाँ, इंद्र का जादू सही लिखा है मैंने, ये चेक कर रही थी ना। देखो मैं ये चेक कर रही थी कि ये जो वर्ड मीनिंग्स है एज इट इज इधर भी आ रही है ना, कहीं ये तो नहीं कोई वर्ड बिल्कुल वहां पे मैंने बदल दिया हो, है ना। तो देखो, धस गए धरा में सभय शाल, उठ रहा धुआं जल गया ताल, यो जलद यान में विचर विचर था इंद्र खेलता इंद्रजाल। आखिरी स्टैंजा है, आखिरी पद्यांश है। डर, अब बिल्कुल भारी वर्षा हो रही है, बादल भी आ गए हैं, तो वर्षा से और बादल से घिरे हुए जो शाल के वृक्ष है वो दिखाई नहीं दे रहे हैं, और मानो ऐसा लग रहा है कि ये शाल के वृक्ष धरती पर डर करके छुप गए हैं, धरती में डर करके छुप गए हैं। तो भारी वर्षा और बादलों से घिरे हुए वृक्ष, शाल के वृक्ष दिखाई नहीं दे रहे हैं या दिखाई नहीं दे पा रहे हैं, और ऐसा लग रहा है कि वह डर कर के सभय यानी डर कर के धरती में छिप गए हैं। तो धस गए धरा में सभय शाल, यानी कि पेड़ वृक्ष दिखाई नहीं दे रहे हैं शाल की, तो ऐसा लग रहा है कि वह धरती में डर के मारे छिप गए हैं। और रहा धुआं जल गया था। अब आपको पता है ना, जब बहुत बारिश होती है तो आपके आसपास में ओस इकट्ठी हो जाती है। तो अब कवि ने ना तालाब में कि जो ओस इकट्ठी हो गई है, तालाब के आसपास जो ओस इकट्ठी हो गई है बारिश की वजह से, उसको कहा है कि मान लो तालाब जल गया और ये क्या है? धुआं निकल रहा है।
तो कवि ने क्या कहा है कि तालाब के चारों ओर ओस इकट्ठी हो गई है और ऐसा प्रतीत होता है कि तालाब जल गया है और उसमें से धुआं निकल रहा है। ठीक है, तो वो जो ओस इकट्ठी हो गई है तालाब के इर्द गिर्द, उसको कवि ने क्या कहा है, धुआं कहा है। कवि के अनुसार तालाब में आग लग गई है और आसपास धुआं निकल रहा है और वहां से तालाब से धुआं निकल रहा है। यो जलद यान में विचर विचर था इंद्र खेलता इंद्रजाल। कवि के अनुसार यह सब वर्षा ऋतु के दौरान जो जादू हो रही है, ये जो चमत्कार हो रही है, यह कौन करवा रहा है, इंद्र देवता करवा रहे हैं। कैसे करवा रहे हैं, जलद यान में घूम घूम कर। तो क्या यहाँ पे लिखा है कि यस, कवि कहते हैं कि यह सब जादू इंद्रदेव बादल के विमान में घूम घूम कर रही है। ठीक है, तो यहाँ पे क्या कह रही है, यो जलद यान में विचर विचर था इंद्र खेलता इंद्रजाल। कवि के अनुसार जलद यान में बैठ करके, यानी बादल के विमान में बैठ करके नहीं, घूम घूम करके, बैठना यहाँ पे नहीं है, विचर विचर यानी कि घूम घूम करके इंद्रदेव जो है वह यह जादू करवा रही है। वर्षा ऋतु के दौरान यह जादू इंद्रदेव करवा रही है, यह इंद्र का जादू है। ठीक है, तो एक बार फिर से इसको रीड कर दूं। देखो, भारी वर्षा और बादल से घिरे शाल के वृक्ष दिखाई नहीं दे पा रही हैं और ऐसा लग रहा है कि वह डर कर के धरती में छिप गए हैं। तालाब के चारों ओर ओस इकट्ठी हो गई है और ऐसा प्रतीत होता है कि तालाब जल गया है और उससे धुआं निकल रहा है। कवि कहते हैं कि यह सब जादू इंद्रदेव करवा रहे, जादू इंद्रदेव बादल के विमान में घूम घूम कर करवा रही है। ठीक है, अच्छा, इसका प्रसंग क्या होगा, तो जैसे पहले था वैसे ही सेम प्रसंग होगा इसमें। इससे पहले वाले स्टैंजा में जो था कि कवि ने वर्षा ऋतु के दौरान हो रहे बदलावों को या हो रहे प्राकृतिक बदलावों को बहुत सुंदर रूप से दर्शाया है। ठीक है, तो यहाँ पे ये चैप्टर की जो इस पोएम की जो एक्सप्लेनेशन थी, व्याख्या थी, वो खत्म होती है। अगले वीडियो में क्वेश्चन आंसर्स करेंगे और उसके अगले वीडियो में जो वीडियो आएगा उसमें आएगा आपका अलंकार, और अलंकार करेंगे। और अलंकार जब हम करेंगे ना, तो उसमें इस पोएम को लेकर के चलेंगे। इसमें इतने सारे आपको अलंकार मिल जाएंगे कि आपकी जो अलंकार का टॉपिक है वो पूरा इस पोएम से ही कंप्लीट हो जाएगा। क्योंकि एक अलंकार जब पढ़ेंगे तो कविता को लेकर के चलेंगे, तो इस कविता के सारे अलंकार आपको उस वीडियो में मिल जाएंगे। अलंकार समझेंगे, फिर इस कविता में जितने अलंकार आए वो समझेंगे। इस तरह से ये चैप्टर हो जाएगा आपका कंप्लीट। थैंक यू फॉर वॉचिंग आवर वीडियो, फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, एंड आई होप आपको अच्छा लगा हो, आपको क्लियर अंडरस्टैंडिंग मिली हो पोएम की, जो कविता में कहा गया है कवि के द्वारा। जिस तरह से कवि ने चित्र दिखाया है पर्वत प्रदेश का, और वहां पे जब वर्षा ऋतु आती है तो उस दौरान जितने प्राकृतिक बदलाव आते हैं उन सब का वो आपको अच्छे से क्लियर हुए हो। थैंक यू।